नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ नॉलेज यूनिवर्सिटी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग IIBF मुंबई द्वारा आयोजित एग्जाम सर्टिफिकेट कोर्स ऑन डिजिटल बैंकिंग पर बात करेंगे। हम लोग आज डिजिटल बैंकिंग इंट्रोडक्शन पर बात कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स ऑन डिजिटल बैंकिंग। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल बैंकिंग की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, प्रीवियसली वी वेयर डूइंग ब्रांच बेस्ड बैंकिंग। ब्रांच बेस्ड बैंकिंग को ब्रिक्स एंड मोटर बैंकिंग भी कहा जाता था। मतलब जहाँ पे एक ब्रांच है बना हुआ और उसमें बैंकिंग हो रही हो। ठीक है, बट द वर्ल्ड टुडे इज फास्ट पेस्ड where large volume of money is required to be moved across the globe within a fraction of second। लेकिन आज का जो वर्ल्ड है वो इतना फास्ट पेस्ड है, इतना तेज़ रफ्तार से जीने वाला वर्ल्ड है, जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ मनी की ज़रूरत पड़ती है और वो भी अक्रॉस द ग्लोब मूव करने की और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। इसके लिए ज़रूरत है हमें डिजिटल बैंकिंग की। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर ट्रांजेक्शन्स आर डिजायर्ड इन फिजिकल वर्ल्ड बट विदाउट फिजिकल कैश। अगर फिजिकल कैश नहीं चाहिए और फिजिकल वर्ल्ड में ही ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डिजिटल बैंकिंग की। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कस्टमर्स डिज़ायर टू कंप्लीट देयर बैंकिंग एंड अदर फिनेंशियल ऑपरेशन एट देयर होम, मोर ओवर एट देयर फिंगर टिप विथ मैक्सिमम पॉसिबल कन्वीनियंस। आज के जो कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज हैं या जो भी अदर फिनेंशियल सर्विसेज हैं वो उनके घर पर वो सुविधा उपलब्ध हो और मोर ओवर दिस उनके फिंगर टिप पर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। ठीक है, और मैक्सिमम पॉसिबल कन्वीनियंस के साथ उपलब्ध हो। ठीक है, तो ड्यू टू फुलफिलिंग ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स डिजिटल बैंकिंग इज बॉर्न। डिजिटल बैंकिंग के बॉर्न होने का या डिजिटल बैंकिंग की ज़रूरत का 3 कारण बताया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड फास्ट मूविंग है। ठीक है, यहाँ पे हमें लार्ज वॉल्यूम ऑफ मनी रिक्वायर होता है अक्रॉस द ग्लोब मूव करने के लिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। ट्रांजेक्शन लोग करना चाहते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन फिजिकल कैश में नहीं करना चाहते ड्यू टू वेरियस रीजन्स। और तीसरा, कस्टमर कन्वीनियंस की बात की है। तो इन तीनों चीज़ों को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें अब ब्रांच बेस्ड बैंकिंग के बजाय डिजिटल बैंकिंग की ज़रूरत है। तो डिजिटल बैंकिंग के लिए जो डिलीवरी चैनल्स हैं वो कौन कौन से हैं वो आगे हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स, ADC, अल्टरनेट, ये कॉमनली यूज्ड टर्म है इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग और दीज डेज। तो एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स ADC क्या क्या हैं? ATMs हैं, डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, प्रीपेड कार्ड हैं, पॉइंट ऑफ सेल जिसको आप पॉस कहते हैं, टर्मिनल्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है। तो ये सारे अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स हैं। और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या क्या हैं, जो मैंने इसमें पहले पॉइंट्स में जिसमें बताया था कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चाहिए कि पैसा अक्रॉस द ग्लोब मूव करे, तो उसमें एक हद तक RTGS बहुत मदद करता है, नेफ्ट बहुत मदद करता है। ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो इन चीज़ों में, इस तरह के नीड में, डिजिटल बैंकिंग के नीड में हमारी या कस्टमर की मदद करते हैं। बैंकिंग ऑपरेशन कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ है वो देखते हैं। बैंकिंग ऑपरेशन हैव ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मैनुअल लेजर्स। पहले के लोग अगर बैंकर होंगे आपके आसपास के जान पहचान के तो वो बताते होंगे कि पहले उनका जो बैंकिंग का रिलेटेड वर्क था वो रजिस्ट्रों में होता था, कागजी फाइलों में होता था, मैनुअल लेजर्स होते थे उसमें होता था। वहाँ से ये चीज़ें चेंज होकर के आई अल्पॉम्स में। ठीक है, ALPM, एडवांस्ड लेजर पोस्टिंग मशीन्स में। ठीक है, और आज के डेट में ये काम हो रहा है कोर बैंकिंग सिस्टम CBS में। ये लास्ट 2 डेकेड्स से, ड्यूरिंग लास्ट 2 डेकेड्स of the 20th century and during the initial phase of 21st century। तो जो हमारा बैंकिंग का सफ़र है वो मैनुअल लेजर से अल्पॉम होते हुए कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस तक आया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ डिजिटल बैंकिंग। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखें। कस्टमर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर आर इवॉल्व रैपिडली। तो वही जो सबसे पहले बताया था कि जो कस्टमर का एटीट्यूड है कि उनको किस तरह की बैंकिंग चाहिए, उनका बिहेवियर है,
वो बहुत तेजी से इवॉल्व हुआ है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। डिजिटल इज प्रेफर्ड वर्ल्ड वाइड, फास्ट पेस वर्ल्ड है, यहाँ पे हर जगह हर चीज़ लोगों को डिजिटली चाहिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी चेंजिंग एंड एवरी एडवांस इन टेक्नोलॉजी थ्रोज ओपन न्यू कैपेबिलिटीज फॉर इनहांसिंग कस्टमर्स एक्सपीरियंस। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी रिड्यूसेड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, किसी भी जैसे बैंक अगर है तो बैंक का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को कम करता है। एंड सर्विसिंग फॉर द बैंक, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन और सर्विस, उसमें जो कॉस्ट लगता है बैंक को, ऑपरेशनल कॉस्ट जो होता है और सर्विस करने का जो कॉस्ट होता है, टेक्नोलॉजी उसको घटाता है। एंड द रिडक्शन कैन देयर बाय बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर्स। टेक्नोलॉजी ऑल्सो रिड्यूसेस द डिलीवरी टाइम ऑफ द प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। टेक्नोलॉजी क्या करता है, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनके डिलीवरी टाइम को भी कम करता है। डिजिटल चैनल इज मोर कस्टमर फ्रेंडली इन टर्म्स ऑफ सेविंग देयर एफर्ट्स, कॉस्ट एंड टाइम। जो डिजिटल चैनल है वो मोर कस्टमर फ्रेंडली है, किन टर्म्स में, सेविंग देयर एफर्ट्स, कॉस्ट एंड टाइम। तो इन चीज़ों को अगर आप समझते हैं, इन चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं, इन चीज़ों को जब हम जानते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि हमें डिजिटल बैंकिंग की ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें ब्रिक्स एंड मोटर ब्रांच से शिफ्ट होकर के आज की डेट में डिजिटल बैंकिंग पर शिफ्ट होना पड़ा है या पड़ रहा है। ठीक है, जब डिजिटल की बात होगी तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात होगी। आगे देखते हैं हम लोग। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डेटा फ्रॉम दोज विथ मैलिशियस इंटेंशंस। जो ये डेटा है, जब हम डिजिटल की बात करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा बात या सबसे जो सूक्ष्म इकाई है, सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है डाटा। ठीक है, उस डाटा को मैलिशियस इंटेंशन से बचाने के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिजाइन की गई है। और इसमें ये बचाता किसको है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को बचाता है, उसकी इंटीग्रिटी को बचाता है और उसकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करवाता है। किनको एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, उस डाटा की इंटीग्रिटी क्या है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग नीचे। इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये CIA, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। CIA एग्जाम में भी पूछता है फुल फॉर्म। तो ये CIA होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। कॉन्फिडेंशियलिटी का अर्थ है नन अदर देन द ऑथराइज्ड कैन सी या एक्सेस। जो लोग ऑथराइज हैं उस डाटा को देखने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, सिर्फ वही लोग उसको जाने, उसको देखें। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना, इस चीज़ को इंश्योर करना, ये कहलाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रिटी। द कंटेंट डज नेवर चेंज। जैसे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको वर्ड फाइल में दे दें तो कोई भी मैलिशियस इंटेंशन वाला लोग उस वर्ड फाइल के चीज़ों को मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी चीज़ को PDF बना के दें तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको मॉडिफाई कर पाए। और उसी को अगर वर्ड फाइल को प्रिंट करके अगर उसको स्कैन कर दें तब वो उसकी इंटीग्रिटी पूरी तरह से उस फाइल की सिक्योर हो जाएगी। मतलब द कंटेंट डज नेवर चेंज, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, उस पर आप ओवर राइट कर सकते हैं, उसको कुछ भी अलग कर सकते हो तो पता चल जाएगा, लेकिन वो सीम्स जेन्युइन नहीं लगेगा। ठीक है, तो CIA का जो दूसरा टर्म है I स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी, इसका अर्थ होता है द कंटेंट डज नेवर चेंज। और तीसरा है अवेलेबिलिटी। ठीक है, उपलब्धता, टू बी अवेलेबल टू पीपल एट टाइम्स एज ऑथराइज। तो जो लोग इसके यूज़र हैं, ठीक है, वो उनके लिए ये उपलब्ध हो, कब, जब उनको ज़रूरत हो तब, और जब वो ऑथराइज करें इसे तब। तो अब उपलब्धता सुनिश्चित कराना ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पार्ट है। ठीक है, दीज CIA शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हेन डेटा इज अंडर प्रोसेस। ये CIA की ज़रूरत कब कब पड़ेगी, व्हेन डेटा इज अंडर प्रोसेस और एट रेस्ट। रेस्ट का अर्थ हुआ आइदर ये तो डिस्क में हो या बैकअप फाइल्स में हो, और इन मोशन, मोशन का अर्थ हुआ जब इसको डाटा को ट्रांसमिट किया जाए, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाए।
और इन सभी जगह पे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इसको सुनिश्चित करना ही कहलाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, टू कीप द इंफॉर्मेशन सिक्योर। अब जैसे हम डिजिटल बैंकिंग करते हैं तो हमें बहुत सारा समस्या भी आ सकता है, ट्रांजेक्शन फेल हो जाए, ये हो जाए। तो जो कस्टमर ग्रीवांसेज है उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग ओम्बड्समेंट स्कीम लॉन्च किया है। तो पहले हमारे पास बैंकिंग ओम्बड्समेंट के 3 स्कीम थे। ठीक है, कौन सा? द बैंकिंग ओम्बड्समेंट स्कीम 2006, द ओम्बड्समेंट स्कीम फॉर NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज 2018 और तीसरा द ओम्बड्समेंट स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 2019। ये स्पेशली बनाया गया था इस चीज़ के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन फेलियर अगर कहीं पे हो जाता है या उससे रिलेटेड किसी की शिकायत है तो उसको दूर करने के लिए बनाया गया था। लेकिन 2021 में इन तीनों स्कीम को मर्ज करके इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समेंट स्कीम 2021 लॉन्च किया गया। इसमें कौन कौन सा स्कीम मर्ज किया गया? पहला, द बैंकिंग ओम्बड्समेंट स्कीम 2006, जो ओरिजिनल बैंकिंग ओम्बड्समेंट स्कीम था उसको, द ओम्बड्समेंट स्कीम फॉर NBFC 2018, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए था उसको, और तीसरा द ओम्बड्समेंट स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शंस 2019, इसको into one scheme called Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme 2021 RBIOS 2021 with effect from November 12, 2021. The scheme simplifies the grievance redress process at RBI by enabling the customers of regulated entities like banks, non-banking financial companies, payment system participants, ये एक नया टर्म लग रहा होगा, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। इसको आप ऐसे देख लीजिए, जो बहुत सारे वॉलेट हैं या UPI सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे जो पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उनके लिए है ये पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, वैसी कंपनीज जो क्रेडिट का इंफॉर्मेशन रखती हैं, एनालिसिस करती हैं और शेयर करती हैं बिटवीन द REs टू रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स एट वन सेंट्रलाइज्ड रेफरेंस पॉइंट। तो आपका इनसे रिलेटेड कोई भी ग्रीवांस हो, आइदर बैंकिंग से रिलेटेड हो या NBFC से रिलेटेड हो या डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो या कार्ड से रिलेटेड हो या पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड हो या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड हो, तो ये सारे ग्रीवांस को RBI के नए इंटीग्रेटेड ओम्बड्समेंट स्कीम 2021 के तहत एड्रेस किया जाता है, कस्टमर के ग्रीवांस को रिड्रेस किया जाता है। ठीक है, तो हम इन्हीं चीज़ों को आगे समझेंगे, जानेंगे आगे के फॉलोइंग वीडियोस में, जो डिजिटल बैंकिंग के बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे उसमें। और डिजिटल बैंकिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एब्रीविएशन। तो कुछ एब्रीविएशन हम लोग हर वीडियोस के लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में देखेंगे, ताकि उनको आप याद कर लें। एग्जाम में भी एब्रीविएशन आपका आ जाता है। फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखना जरूरी है, अगर आप नहीं याद रखेंगे तो वो आपको एग्जाम में रहता है, 2-3 तो आपको फुल फॉर्म पूछ देता है और उसमें थोड़ा सा चेंज करेगा। अगर आप सही से नहीं पढ़े हुए हैं या फुल फॉर्म आपको नहीं याद है तो जो एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें आपको मार्क्स आ सकता था वो आपका नहीं आएगा। तो अल्पम क्या था? ALPM इसको बोला जाता है, एडवांस्ड लेजर पोस्टिंग मशीन्स। ठीक है, CBS क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, बहुत जगह सिस्टम रहेगा, बट जब ये एग्जाम में आए तो आप इसको सॉल्यूशन टिक करेंगे। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है ये। ADC अल्टरनेट डिलीवरी चैनल, आपको पता है। POS फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि POS का फुल फॉर्म क्या होगा। POS तो लोगों को याद होता है क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ में उनको ज़रूरत होती है इसकी, लेकिन वो एग्ज़ाम के वक्त प्रेशर में इसका फुल फॉर्म भूल जाते हैं। नेफ्ट फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आया हुआ है कई बार एग्जाम में। RTGS फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आया हुआ है एग्जाम में, लेकिन ये पूरा आपको एग्जाम में नहीं देगा। जैसे RTGS है तो वो पूछ लेगा R का मतलब क्या है, या G का मतलब क्या है, या S का मतलब क्या है, तो वो इस तरह से, या T का मतलब क्या है, वो टाइम दे देगा, ट्रांजेक्शन्स दे देगा, ट्रांसफ़र दे देगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो फुल फॉर्म जब तक आप नहीं याद रखेंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका याद रखेंगे, RTGS का अगर नहीं याद रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा एग्जाम में। तो इसको जरूर याद रखें। मैं हर चैप्टर के लास्ट में ये कुछ एब्रीविएशंस आपको जो उस चैप्टर से रिलेटेड होंगे वो ज़रूर आपको बताऊंगा, चाहे वो बिल्कुल सिंपल हैं तो भी बताऊंगा अगर उसका यूज़ उस चैप्टर में हुआ है, क्योंकि एग्जाम में आता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इंट्रोडक्शन था तो चैप्टर बहुत छोटा था, वीडियो भी छोटा ही होगा। चलिए कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं इस पे। एमसीक्यू में पहला है, ए फ्रेज वाज यूज्ड इन वाशिंगटन टू डिस्क्राइब बेबीज बॉर्न फ्रॉम द एंड ऑफ द वॉर ऑल द वे अप टू द अर्ली 1960s, यानी बिटवीन 1946 टू 1964। ये कह रहा है कि वाशिंगटन में एक फ्रेज यूज होता है, एक मुहावरा यूज होता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पैदा हुए 1946 से लेके 1964 तक या अर्ली 90s में। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको बेबी बूमर्स कहा जाता है, जनरेशन एक्स कहा जाता है, जनरेशन वाई कहा जाता है, या नेक्स्ट जनरेशन कहा जाता है। इनको कहा जाता है बेबी बूमर्स। याद रखिएगा, टेन्योर याद रखिएगा, 1946 टू 1964 या कहीं कहीं ये अर्ली 1960s लिखिएगा, ठीक है। और जो डिजिटल बैंकिंग की ज़रूरत है, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग जो इतना ग्रो कर रहा है या डिजिटल बैंकिंग को जो लोगों ने प्रमोट किया है वो इनके बाद वाले 1964 ये जो जनरेशन है, ये बेबी बूमर्स वाले जो जनरेशन है, इन्होंने इसको शुरू किया, प्रमोट किया इसको। CIA इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज, क्या है CIA? ऊपर मैंने बताया, आपको पता ही है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी। इसमें गलती से भी जैसे मैंने किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एडवांस या कोर आइडियल लेवल या कुछ और भी, ऐसा नहीं कीजिएगा, इसको याद रखिएगा। CIA क्या है? जब भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात आएगी CIA के बाद जरूर आएगी, तो CIA का फुल फॉर्म कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी। तीसरा, डिजिटल बैंकिंग हैज बीन मेकिंग मोस्ट डिस्ट्रप्टिव चेंजेस इन विच वर्टिकल ऑफ बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग ने सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ पे लाए हैं, किस वर्टिकल ऑफ बैंकिंग में लाए हैं? पहला वेल्थ मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी, दूसरा कॉर्पोरेट बैंकिंग, तीसरा रिटेल बैंकिंग और चौथा रिस्क एंड ट्रेजरी। तो जो डिजिटल बैंकिंग ने सबसे ज़्यादा चेंजेस लाए हैं वो रिटेल बैंकिंग में चेंजेस लाए हैं, ठीक है। आई होप वीडियो छोटा है, इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया है, आगे से भी आपको वीडियो मिलेगा डिजिटल बैंकिंग पे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।